ऐसे मैं कोशिश करता था कि जैसे कोई टॉपिक पकड़ा तो उसको कवर कर लिया। छोटा है तो 2 टॉपिक कवर कर लिए जी। और फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, 5 मिनट 10 मिनट दोस्तों के साथ बात कर ली कि भाई ये करा गया है, इसमें ऐसा था। ओके। प्रीलिम्स से एक मंथ पहले क्या स्ट्रेटजी रखा था आपने? के लिए मैंने जो मेजर सोर्स रहता था वो हिंदू का साइंस वाला कॉलम रहता था, एक तो द हिंदू न्यूज़पेपर का। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं PT 365 जो थी उसमें साइंस एंड टेक वाली वो मैंने रेफ़र करी थी। जी, वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ रोहित त्यागी सर है। सर प्रथम प्रयास में सिर्फ 23 साल की उम्र में यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है और सर का रैंक काफ़ी शानदार 74 है। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सर फाइनल सिलेक्शन होने के बाद? काफ़ी अच्छा और काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, मतलब जी। सिलेक्शन हुआ है। बेस्ट विशेस थी फैमिली की, भगवान की कृपा थी, सो बहुत अच्छा लग रहा है सिलेक्शन हो गया। जी सर, जब आपका रिजल्ट में पीडीएफ में नाम आया तो सबसे पहले आपने किसे कॉल किया? मैं एक्चुअली अपनी फैमिली के साथ ही था उस टाइम जी। और फैमिली मेम्बर्स मेरे सभी थे। तो जैसे मेरा रिज़ल्ट आया था उस टाइम तो मैं जस्ट देखा मैंने और सर्च किया नाम से ही, तो रैंक मुझे दिखी 74। मैं काफ़ी खुश था। मैंने अपने भाई को, अपनी सिस्टर को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, सबको मैंने बताया जी। और बहुत अच्छा लगा था सबको, मतलब सुन के। आपको सर मतलब उम्मीद था पहले से कि प्रथम प्रयास में आपका मतलब क्रैक हो जाएगा? जैसे कि एस्पिरेंट कई सालों तक मुखर्जी नगर वगैरह मैं देखता हूँ 10 साल तक तैयारी करते हैं, फिर उसका कभी मेंस होता है तो कभी प्रीलिम्स में फेल हो जाता है तो कभी फिर से इंटरव्यू में फेल होता है। तो आपको क्या लगता था सर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रीलिम्स से पहले तो काफ़ी डर वाला सिचुएशन रहता है कि प्रीलिम्स बड़ा डाइसी है तो जी, कैसा जी। जाएगा। इवन प्रीलिम्स इस बार भी काफ़ी डाइसी था। तो एक बार प्रीलिम्स हुआ, देन मेंस की तैयारी करी जी, जी। काफ़ी ऑनेस्टी के, काफ़ी डेडिकेशन के साथ। देन मेंस जब हुआ तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव फीलिंग आई कि इंटरव्यू में अच्छा करेंगे एंड सिलेक्शन लेंगे इस बार। तो जब फाइनल रिजल्ट आ रहा था तो थोड़ा सा डर रहता है कि यार इन होंगे या आउट होंगे, बट पॉजिटिव अपने आप को रखना चाहिए। मैं होप यही कर रहा था कि इन होंगे यार बिल्कुल। एंड बट ये था कि इतनी मतलब डबल डिजिट में रैंक आएगी, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज कोई एक्सपेक्ट नहीं करता इतना। जी। तो आप सर क्या आईएएस या आईपीएस क्या लोगे? सर मेरा प्रेफरेंस आईएएस के लिए है पहला। जी। सर आप अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बताओ कि आप कैसे कैसे पढ़ाई करते थे, रूम में पढ़ते थे या फिर लाइब्रेरी जाते थे? मैंने एक्चुअली दोनों तरीके से ही पढ़ाई करी है। जैसे लाइब्रेरी भी गया हूँ मैं, जी। जब लगता था कि मैं घर पे ज़्यादा रिलैक्स हो रहा हूँ या टाइम मेरा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है या डिस्ट्रैक्शन है, कुछ ऐसा मूवी वगैरह देख रहे हैं ज़्यादा, जी। तब मैं लाइब्रेरी चला जाता था और फिर कॉन्स्टेंटली लाइब्रेरी में पढ़ाई करी है। एक रूटीन बना रहे जिससे ज़्यादा ऑन एंड ऑफ ना रहे। बाकी मैंने घर पे भी पढ़ाई करी है। मुझे ध्यान है जब मैं टेस्ट वगैरह लिखता था तो उसका एनालिसिस वगैरह मैं घर पे करता था यूजुअली, थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स सिचुएशन में। तो दोनों दोनों तरीके से ही मतलब पढ़ाई रही है। और आप बात करें टाइम टेबल की तो ऐसा कोई फिट मेरा टाइम टेबल नहीं था, जी। बट मेरा ये था कि कोशिश रहेगी कि सुबह 9 बजे 9:30 बजे तक बैठना है एंड न्यूज़पेपर कवर करा जाए सबसे पहले। मतलब मेरा बहुत डेडिकेशन के साथ ये था कि न्यूज़पेपर को अवॉइड नहीं करना। तो न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहा तैयारी का। एंड आफ्टरवर्ड्स उसमें अपना लंच के टाइम तक बैठ के पढ़ना है, बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस ही करता है। जी। आप मतलब दिल्ली से ही हो शुरुआत से, या मतलब बैकग्राउंड कहीं और का क्या है? मैं दिल्ली से ही हूँ। शुरुआत से मतलब दिल्ली से ही। जब आप पढ़ाई करने बैठते थे एक बार में लगभग मतलब कितनी देर तक मतलब बैठ पाते थे लगातार? सर मेरा जो तरीका था वो पढ़ने का, वो कुछ इस तरह से मैं कोशिश करता था कि जैसे कोई टॉपिक पकड़ा तो उसको कवर कर लिया। छोटा है तो 2 टॉपिक कवर कर लिए जी। और फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, 5 मिनट 10 मिनट दोस्तों के साथ बात कर ली कि भाई ये करा गया है, इसमें ऐसा था, तो उसको नेचुरलाइज कर लिया बोल के, बात करके। जी। और बाकी टेस्ट वगैरह जैसे लिखने तो उसमें तो कंटिन्यूसली, मेंस का टेस्ट अगर लिखने तो 3 घंटे से पहले उठना ही नहीं है, तो नॉर्मली था जी सब। मॉक टेस्ट वगैरह आपने कितना लगाया था? मॉक टेस्ट मैंने जैसे प्रीलिम्स की बात करें तो सेक्शनल, फुल लेंथ और PYQ मिला के लगभग 30 से 35 टेस्ट थे। जी। और मेंस के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज़ में जो पेपर्स लिखे थे वो कुछ इस तरह से थे कि GS के हर सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 3 या 4 पेपर तो लिखे जाने चाहिए, बिकॉज आप सीखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो आप पहला टेस्ट लिख रहे हैं वो चौथा जो लिख रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क रहेगा, वो आपको भी दिखता है। आप सीखते हैं, आप अप्लाई करते हैं।
तो कुछ इस तरह से था। ओके, प्रीलिम्स से एक मंथ पहले क्या स्ट्रेटजी रखा था आपने? प्रीलिम्स से एक मंथ पहले की मेरी स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल थी, जो टोटली रिवीजन बेस्ड थी। जी। उसमें ज़्यादा टेस्ट ना लगा के रिवीजन ज़्यादा करना, ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है। बट टेस्ट आप लगा सकते हैं उस एक महीने के शुरुआत के हफ्ता 10 दिन में, एंड लास्ट के जो 20 दिन है आपको टोटली रिवीजन के लिए देने चाहिए। बिकॉज चक्कर ये है कि आप सिर्फ टेस्ट देके और फीडबैक करके अपने आप को एनालाइज तो कर रहे हो कि ठीक है यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ ये सब, बट रिवाइज करके आप उस गलती को एक्चुअली इम्प्रूव कर रहे हो। मतलब आप उसको बार बार रिवाइज करके उसको इंटरनलाइज कर रहे हो, सो यू विल नॉट, मतलब आप एग्जाम में कमिट नहीं करोगे ये मिस्टेक। तो आई थिंक रिवीजन है, लास्ट 1 मंथ का मंत्र तो रिवीजन है जी। कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिसका मतलब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता था, आपने सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया था, या पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट लगाना चाहिए? सिलेबस तो आई थिंक ज़रूरी है कि एक बार पढ़ा जाए, एटलीस्ट एक बार तो पढ़ा जाए टेस्ट देने से पहले, सीधा नहीं जंप करना चाहिए टेस्ट देने में। एंड टाइम ऐसा कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है कि कितना टाइम लगा, बिकॉज सिलेबस तो कंप्लीट होता ही रहता है। मतलब आप ट्राई करते ही रहते हो कि इस चीज़ को भी कवर करा जाए। चीज़ें छूटती भी हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे, उसमें कुछ चीज़ें छूटती हैं, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि इसमें ये टॉपिक्स ही पढ़ें। और बाकी ये है कि PYQs और मेन सिलेबस को आप जो है बहुत अच्छी तरह एनालाइज करें, बहुत एकदम फिंगर टिप्स पे रखें। मतलब PYQ का कुछ इफेक्ट होता है या नहीं? हाँ जी, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे 2 चीज़ आप सीखते हैं जी। पहला कि प्रोबेबल क्वेश्चंस किस लाइंस पे हो सकते हैं, ओके जी। और दूसरा कि आपकी जो टेम्परामेंट है वो कैसी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त। ओके, साइंस टेक के लिए आपने क्या किया था? साइंस एंड टेक के लिए मैंने जो मेजर सोर्स रहता था वो हिंदू का साइंस वाला कॉलम रहता था, एक तो द हिंदू न्यूज़पेपर का। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं PT 365 जो थी उसमें साइंस एंड टेक वाली वो मैंने रेफ़र करी थी। जी। लास्ट टाइम पे काम करता है मतलब? हाँ जी, आई थिंक इट हेल्प्स। उसमें तो करंट अफेयर का ही जो होता है, करंट का 1 साल का मुद्दा। हाँ जी। जी। आंसर राइटिंग की शुरुआत आपने कब किया था? मैंने आंसर राइटिंग की शुरुआत अपने प्रीलिम्स से मैं कहूँगा 6-7 महीने पहले कर दी थी। मतलब उसमें यही था कि मेरा फिक्स था कि मैं 2-3 महीने टेस्ट लिखूँ अच्छे से, अपनी कमी पेशी के बारे में जानूँ, उसे सुधारूँ जितना उस टाइम हो पाए, और एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ जाऊँ। अगर मेरा प्रीलिम्स होता है तो मैं उस सिचुएशन में ना रहूँ कि मैंने ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की है। तो इसलिए मैंने ठीक ठाक टेस्ट लिखे थे, लगभग 10-12 टेस्ट प्रीलिम्स से पहले, एंड मेन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी कुछ टेस्ट लिखे थे, लगभग 7-8 टेस्ट हुई। ओके। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। जी जी। नए एस्पिरेंट को मतलब ऑप्शनल कैसे चयन करना चाहिए? सर आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। मतलब आई वुड से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में आके बैठ रहे हो तो यू आर अ मैच्योर इंडिविजुअल, 21 ईयर्स के आप अराउंड हो, और आपको बखूबी पता है कि क्या सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। बिकॉज मेरे को एक चीज़ जो लगती थी वो ये थी कि एक बार एक टॉपर ने भी मेंशन की थी कि सब्जेक्ट आप वो चुनो जो आप 3-4-5 साल तक पढ़ सको। जी जी। मतलब ऑल्दो वो काफ़ी स्केरी सिचुएशन होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मैं 4-5 साल तक एक चीज़ को पढूं, बट ये कई बार हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये कि उसका आप इंटरेस्ट ना लूज़ करो। आप उसको ऐसे भी मत देखो कि 3-4-5 साल तक पढ़ना पड़े, आप उसमें इंटरेस्ट ना लूज़ करो। इनफैक्ट उसमें क्रिएटिव बनो आप, कि कोई क्वेश्चन आता है तो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शनल है आपका इस एग्ज़ाम में, यू आर एन एक्सपेरिमेंटर विद दैट ऑप्शनल। ठीक है, उसके कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं उन्हें, कितना क्रिएटिवली, कितना अच्छे से लिंक बिठा रहे हैं। उसके जो एस्टीम्ड ऑथर्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटर्स हैं उस सब्जेक्ट में, उनको कैसे आप पुट इन कर पा रहे हैं अपने आंसर्स में, उनके आर्ग्यूमेंट्स को रखते हुए अपना कैसे आंसर फ्रेम कर पा रहे हैं। सो ये एक बहुत वो रहता है इसमें, तो एक्सपेरिमेंटेशन भी हेल्प करती है ऑप्शनल में। ओके सर। सर इंटरव्यू में आपसे क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था? सर मेरा इंटरव्यू डेफ बेस्ड ही था टोटली जी। करंट से कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं था उन्होंने। एंड मेरे बैकग्राउंड से, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, IT, तो उससे पूछे थे।
मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे थे, ऑल्दो कुछ फैक्चुअल हो गए थे मोस्टली, के मुझे आंसर नहीं आते थे तो मैंने सीधा ऑनेस्टली मना किया था। जी। एंड जस्ट यही था, हॉबीज़ के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, तो ऑल ओवर डैफ से था टोटल। ओके सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर।